नमस्कार दोस्तों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इन्वेस्टिंग से रिगार्डिंग कि इन्वेस्टिंग किसी एक इंसान को देख के उसके पीछे भागने का गेम नहीं है। हमें इन्वेस्टिंग एक गोल के साथ करना चाहिए। कोई भी चीज़ आप करते हैं विदाउट गोल, आप अगर कोई चीज़ किए जा रहे हैं तो वो एक डायरेक्शन लेस वॉक है। तो ठीक है, आप मस्ती के लिए कुछ कर रहे हैं, आपका हॉबी है कुछ, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पीछे आप अगर कुछ चीज़ से फल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर गोल सेट करना होगा और उसको प्लान करना होगा। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ प्लान बनाना होगा। तो इन्वेस्टिंग भी इसी तरह का गेम है कि आपको पहले प्रॉपर आपको पता होना चाहिए आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका एक प्लान होना चाहिए आपके पास, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हमने बात किया था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना होगा, वो है कस्टमाइजेशन। बेसिकली कस्टमाइजेशन इन फाइनेंस या इन इन्वेस्टिंग इज कि आप किसी एक को देख के सीधा सीधा उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं कि वॉरेन बफेट साहब ऐसे इन्वेस्ट करते हैं मैं भी ऐसे करूं। नहीं, आपके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर कि कस्टमाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है और हर कोई क्यों इसे अपनाता है, आप लोग को भी अपनाना चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। दूसरा है कि आप अपने गोल के हिसाब से कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आप अपने गोल्स को डिवाइड कर सकते हैं और उनके लिए एक ओवरव्यू मैं दूंगा कस्टमाइज स्ट्रैटेजी की। बाद में और डिटेल पे हम लोग सब्सीक्वेंट वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों गोल। आप गोल को अपने 3 तरह से बांट सकते हैं इन्वेस्टमेंट के गोल्स को। कुछ होगा आपका शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट, जो बेसिकली आप जो इमरजेंसी फंड रखते हैं अपने। कुछ इमरजेंसी फंड हर आदमी को रखना चाहिए। आप सारे पैसे शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते हैं, बहुत ही गलत डिसीजन होगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने वेल्थ को बनाएं और कुछ इमरजेंसी फंड को रखें हमेशा, कि आपको अगर ज़रूरत हो तो कल के कल वो आपको पूरी मिल जाए। तो ऐसा कुछ फंड होना चाहिए जो है आपका इमरजेंसी फंड। फिर आप कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि 6 महीने बाद या साल भर बाद मुझे एक जगह ट्रिप पे जाना है, तो वो पैसे को आप बचा रहे हैं। अब उसको आप बैंक में अगर बचाते हैं तो ऑब्वियसली बैंक में तो 3 से 4% इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो उसके लिए उसको कहीं पे इन्वेस्ट करें कि एटलीस्ट वो इन्फ्लेशन को बीट कर दे। तो वो सब चीज़ों के लिए होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा हो गया मिड टर्म का इन्वेस्टमेंट। अब आपने अभी अभी आपकी नौकरी लगी है, बीटेक से पास आउट की है, प्लेसमेंट हो गया आपका, आपको पता है 4 साल बाद आपकी शादी होने वाली है। आपने बीटेक पास किया, मान लीजिए 22-23 साल में, 27-28 के करीब करीब आपको शादी करनी है 5 साल बाद। तो उसके लिए आप चाह रहे हैं कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए कुछ कुछ पैसे आप बचाएंगे। तो उस पैसे को बचा के सीधा सीधा अगर बैंक में रखेंगे, पता है कि 4-5 साल बाद ज़रूरत पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप कहीं उसको इन्वेस्ट कर लें। सिमिलरली आपको 5 साल बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं पे पैसे लगाने हैं। कई लोगों के लिए आएगा कि 4 साल जॉब करके मुझको फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी है, लोन के लिए अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए भी कुछ पैसे मेरे पास होने चाहिए जो वहाँ पे खर्चा चला सकूँ। किसी को गाड़ी खरीदनी होगी, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, जो भी 4 से 7 साल के बीच में आपको करना है। आज से अगर आप इन्वेस्टिंग चालू कर रहे हैं तो आज से 4 साल के बाद और 7 साल से पहले अगर कुछ करना है तो उसको आप इस तरह से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है टाइमलाइन, बट उसको आप ये स्ट्रैटेजी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म 0 से ऊपर, 4 साल से कम, 4 साल के करीब एंड 7 साल से कम, एंड लॉन्ग टर्म इज ग्रेटर देन 7 ईयर्स। आपको घर खरीदना हो, रिटायर करना हो, या किसी का आप में से बच्चा हो गया है, उसको 7 साल बाद आपको लग रहा है कि एक बड़ा खर्चा आने वाला है उस पर, तो ये सब टाइप की चीज़ों के लिए अब ये एम आपका बदल सकता है। किसी को शादी 2 साल बाद करनी है तो वो शॉर्ट टर्म वाली स्ट्रैटेजी बनाएगा, लेकिन ये जो है आपका ईयर्स, ये आपके स्ट्रैटेजी को मेन डिफाइन करेगा।
तो हाँ, अब हमें पता चल गया कि ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बचाने हैं, तो सारे पैसे हम एक जगह नहीं डाल सकते। इसी कंसेप्ट को कहते हैं फाइनेंस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट के अंदर मैं अपने सारे एग्स नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत आ गई, मान लीजिए मैं सारे रुपए गोल्ड में लगा दूं और कल को गोल्ड ही गिर गया, या किसी एक म्यूचुअल फंड में लगा दूं और कोई दिक्कत आ गई, तो फिर मेरे सारे रुपए डूब जाएंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन इज अ टेक्निक जहां आप थोड़े थोड़े रुपए हर जगह लगाते हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क पूरी खत्म तो नहीं होता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी आपस में कोरिलेटेड होते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्टॉक्स भी, एक स्टॉक गिरेगा तो ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टॉक पे कोई असर नहीं आएगा। सारे स्टॉक्स लगभग सारे नहीं भी तो बहुत सारे स्टॉक कोरिलेटेड होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, किसी का भी जो प्लॉट है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि अगर एक स्टॉक गिरता है तो दूसरा भी कई पे असर आता है, बट स्टिल आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं एक स्ट्रैटेजी के द्वारा, जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल स्टैटिस्टिक्स है कि अगर आप एक छोटे सैंपल का मीन लेते हैं और एक बहुत बड़े सैंपल का मीन लेते हैं, तो बहुत बड़े सैंपल का जो मीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कहने का मतलब है अगर आप बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो 3-4 डूब भी गया तो वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपका, क्योंकि बाकी स्टॉक्स आपका उस टाइम पे साथ देंगे। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही सिंपल टर्म में ये बताऊं कि अगर आपने एक स्टॉक पे या 4 स्टॉक पे इन्वेस्ट किया, 3 डूब गए तो आपका पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 20 स्टॉक पे इन्वेस्ट किया या 20 इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट किया, 20 स्टॉक पे इन्वेस्ट किया, तो 5 उसमें से डूब भी गए तो भी बाकी 15 आपकी नैया को डूबने नहीं देंगे। तो इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ गए। तो हम इन्वेस्टमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। कोई भी एक चीज पे सारे पैसे नहीं लगाते हैं। शॉर्ट टर्म का गोल है 0 से 4 साल के अंदर अंदर पैसे यूज करने हैं, तो मैं कैसे फंड्स में पैसा डालूंगा? लिक्विड फंड काफ़ी, एज नेम सजेस्ट, बहुत इजीली लिक्विड होता है। आप कई बैंक का लिक्विड फंड ऐसा होता है कि मैं अभी चाहूँ तो 2 घंटे बाद मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए। आर्बिट्राज फंड, ये भी इन्फ्लेशन को ये दोनों फंड्स बीट करते हैं। जो भी हम देख रहे हैं ये सब, एटलीस्ट आप बैंक में जो पैसा रखेंगे 3% के करीब बैंक आपको देगा, उन सबको ये सारी चीज़ें बीट करती है। लिक्विड फंड हो गया, आर्बिट्राज फंड हो गया। कभी हम फिर से अगर नीड पड़ी आप लोग बताइएगा तो सारे फंड के मैकेनिज्म को बहुत डीप डिटेल में समझ लेंगे। बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं बेसिकली, तो वो बैंक से भी लेता है, आप जैसे इंसान से भी ले सकता है। तो बेसिकली आप कंपनी से बॉन्ड खरीदते हैं और कंपनी आपको बॉन्ड के पैसे देगी बाद में। फिलहाल आप कंपनी को देंगे और कंपनी विथ रिटर्न उसको लौटाती है। अगर कंपनी डूब गई तो भी बॉन्ड का पैसा पूरी लॉस नहीं होता है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, बट स्टिल डूएबल है, इन्फ्लेशन को बीट कर देगा। सिमिलर विथ एफडी। एफडी भी आपको इन्फ्लेशन को ठीक ठाक बीट कर देगा, या एटलीस्ट उससे हारेगा नहीं। बहुत शॉर्ट टर्म की एफडी हो सकता है इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न दे, बट सेफ है। बाकी इन सब पे अगर आप पैसा लगाएंगे तो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो रहेगा आपका। दूसरा क्या है, टैक्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स का, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो टैक्स लगता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जब हम इन डेप्थ स्ट्रैटेजी बनाएंगे हर एक गोल की, तो ये सब का ध्यान रखेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इन 4 फंड पे अपने पोर्टफोलियो को रिसर्च करके लगा सकते हैं अगर 0 से 4 साल के बीच में पैसे डालने हैं। मिड टर्म गोल्स, यानी 4 साल तक आप अपने पैसे को नहीं यूज करेंगे, ये कमिटमेंट अगर है तो फिर आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। मिड टर्म, चूंकि 4 साल का आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी का एक्सपोजर देंगे। इक्विटी यानी शेयर मार्केट में जो कंपनीज होती है उसके आप शेयर्स खरीद सकते हैं। सीधा शेयर क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि डाइवर्सिफाई करना है। अगर एक शेयर मैंने खरीदा
और उसके बाद क्या हुआ, वो शेयर नहीं अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो किस किस शेयर के ग्रुप्स को खरीदें कि अगर 5-6 उसमें से डूबे तो बाकी के 10-15 मेरे पोर्टफोलियो को बेटर कर दें। बहुत सारा रिसर्च लगेगा, इसीलिए म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के मैनेजर ये रिसर्च करके वो आपके लिए टॉप 20-25 जितना भी कंपनी उनको सुटेबल लगा उनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से उतनी कंपनीज में पैसे डालते हैं, और उसके बाद फिर अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको बेनिफिट होता है। तो अब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी पैसे डाल सकते हैं, क्योंकि 4 साल इक्विटी देखिए लॉन्ग रन में आपको अच्छा रिटर्न देगा। कोई स्टॉक, कोई म्यूचुअल फंड अगर 20% रिटर्न देता है CAGR, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर साल 20% रिटर्न देगा, अगले साल भी 20% बढ़ेगा, उसके अगले हो सकता है अगले 2 साल नहीं बढ़े, लेकिन तीसरे साल हो सकता है 50% बढ़ जाए, तो 50% का रिफंड दे दे। तो उस केस में लॉन्ग रन में आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग रन में ये यहाँ से ऐसे 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 करके ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो ये बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही करना था तो हो सकता है यहाँ से ये यहाँ भी आ जाए। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग रन में यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। क्यों, ये हम लोग कभी बाद में बात करेंगे अच्छे से, बट ठीक है। तो अब मिड टर्म 4 से 7 साल है, बहुत बड़ा पीरियड नहीं है बट स्टिल डूएबल है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या होता है, ये मिक्स करके पैसा डालते हैं, कुछ इक्विटी में डालते हैं, कुछ डेट फंड्स में डालते हैं, बॉन्ड वगैरह में। तो उस केस में क्या होता है कि जब इक्विटी मार्केट बहुत खराब होने वाला होता है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं पैसे। तो ठीक है, मतलब इक्विटी से जो फायदा मिलता है आपको हाई रिटर्न का वो भी मिल रहा है, एंड रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि दे हैव समथिंग टू डाइवर्सिफाई, और उनके पास वो फ्रीडम है कि वो पैसे निकाल के डेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं अगर मार्केट का माहौल खराब होता है। तो फ्लेक्सी स्लैश लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, निफ्टी 50 का, ये सब जो कंपनीज नहीं जो कंपनीज जनरली बहुत स्टेबल कंपनी होती है, टॉप 50 कंपनी हो गई उन सब में, या फ्लेक्सी कैप भी, ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप ऐसा करते हैं कि लार्ज कैप और बाकी कैप में भी पैसे डालते हैं एक सर्टेन रेशियो में। ऐसा नहीं कि सारा पैसा किसी इसमें डाल दिया, एक सर्टेन रेशियो मेंटेन करके चलते हैं और अच्छा प्रॉफिट देते हैं। इसको आप चूज कर सकते हैं जब 4-5-6 साल से ऊपर के लिए आपको पैसे लगाने हो, तो ये आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा और बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, ये भी एक तरीके का फंड है जो अच्छा आपको रिटर्न देगा 4 से 7 साल, अगर आप 4 साल तक कमिट कर सकते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड भी आपको अच्छा ये देगा। थोड़ा सा गोल्ड हम जरूर पोर्टफोलियो में रखते हैं। गोल्ड हो सकता है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड नहीं सजेस्ट करूंगा, अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो लोग लेना शुरू कर दिए, लेकिन ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ करेक्शन आया, लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा डालने लग गए तो गोल्ड का प्राइस नीचे चले जाएगा। तो उस केस में आपको अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं गोल्ड में कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में गोल्ड इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देगा। अगेन ऐसे ऐसे इसका पाथ जा सकता है, बट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर इस टाइमलाइन पे देखेंगे तो गोल्ड आपको प्रॉफिट देगा। हाँ, अब आपने यहाँ लिया और आप चाह रहे हैं यहाँ बेच दें तो गोल्ड लॉस देगा। तो एक लंबे टाइम पे सही करता है, और इक्विटी के अलावा भी गोल्ड इसका एक अपना डोमेन है, और जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड आपको बचाता है, एक हेज की तरह मदद करता है, आपकी पोर्टफोलियो को आपके क्रैश नहीं होने देता है। तो उस केस में शॉर्ट के अलावा दोनों रेंज में, मिड टर्म में आप गोल्ड को जरूर रखें अपने पोर्टफोलियो में। अब है लॉन्ग टर्म, ग्रेटर देन 7 ईयर्स, जब 7 साल से ज़्यादा टाइम है आपके पास, घर खरीदना है, रिटायर करने वाले हैं 7-10 साल में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, या आप सोच रहे हैं कि इसके बाद से मैं काम छोड़ दूंगा, रिटायर करूंगा, उस केस में तब आप इक्विटी में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना इज लाइक कि आपको एक कंपनी पे भरोसा है, आप उस कंपनी पे के परफॉर्मेंस पे भरोसा रखते हैं, आप बेसिकली कंट्री के परफॉर्मेंस पे भरोसा रखते हैं।
कि आज से 10 साल 8 साल 10 साल के बाद ये कंट्री ग्रो करेगी ही करेगी, आज जहाँ है उससे ऊपर रहेगी, तो वो रहेगी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। कोविड आएगा, कोविड चले जाएगा, डिप्रेशन आएगा, ग्रेट डिप्रेशन जैसे आया था, 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो भी आया चले गया, बट 7-10 साल में ये सारा कुछ एवरेज आउट हो जाता है, उसके बाद कंपनी रिकवर कर लेती है। तो उस केस में आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड में जरूर पैसे लगाएं। देखिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी 20 ट्रिलियन के करीब की कंपनी है, 20-25 लाख करोड़ की कंपनी है, तो वो एक ही बार 10 गुना यहाँ से नहीं हो सकती है। आपका पैसा रिलायंस में आप लगाएंगे तो अचानक वो 10 गुना नहीं हो जाएगा। आपको भी पता है इतनी बड़ी कंपनी को 10 गुना होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है। बट मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये सारी कंपनीज ऐसी है जो अभी इसमें बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, अगर हुआ तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे इन सब का, ये जितने भी म्यूचुअल फंड है मिड कैप और स्मॉल कैप, इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू लार्ज कैप। तो इसमें आप अच्छे से पैसा डाल सकते हैं, कुछ क्या प्रपोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड कर सकते हैं, अगर चाहिए तो हम अलग से हर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम इन फंड्स का प्रपोर्शन देखेंगे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि कितना पैसा लगाना चाहिए पूरे पोर्टफोलियो का। बट अगर बस चूज करने की बात है ऐसा, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर निवेश करें अगर आप 7-8 साल रुक सकते हैं। फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप डेफिनेटली अच्छा है। यहाँ भी हमने देखा जब 4 साल के लिए आप लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली 7 साल से ऊपर अगर रुक सकते हैं तो भी इसमें आप जरूर निवेश करिए, अच्छा रिटर्न देगा, इन्फ्लेशन को भी बहुत अच्छे से बीट करेगा। 12-15% से ऊपर रिटर्न रहता ही रहता है। 12% एक हम मान के चलते हैं कि निफ्टी 12% बढ़ती है, लेकिन देखिए कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप आपको 12% से ऊपर रिटर्न 100% देगा 7 साल में। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ या फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट स्टिल अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट को रीड करेंगे, तो आप भी देखेंगे कि लार्ज कैप फंड या कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड ओवर द ईयर्स, ऐसा नहीं कि 12% हर साल देगा, लेकिन हो सकता है इस बार 20% दिया, अगली बार गिर जाए, फिर थोड़ा उठे, फिर गिर जाए, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते ओवर द ईयर्स अगर आप एवरेज आउट करेंगे इसके रिटर्न को कंपाउंड रेट पे, तो 12% रिटर्न से ऊपर देगा। और मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा वोलेटाइल होता है, थोड़ा रिस्की होता है, तो उस चीज़ को ये थोड़ा आपके रिस्क को भी कम करेगा, तो इसके साथ काफ़ी अच्छा कंप्लीमेंट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को। अब देखिए, एक हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, लोग नहीं पहचाने, लेकिन जो स्टॉक्स को लेके आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, जैसे जो स्टॉक आपको लग रहा है कि कभी नहीं डूबेगा, रिलायंस, मेरे को नहीं लगता है रिलायंस इंडस्ट्री डूबेगी अगले 7-8 साल में, 10 साल में। या देखिए वॉरेन बफेट साहब भी बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा रेशियोज मत देखिए, पी रेशियो या ये रेशियो, आप देखिए कि आपको कौन सी कंपनी पसंद आ रही है, आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। कोका कोला अगर आपको पसंद है तो आप उसमें पैसे लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये आपको बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करती है, आपको ये नहीं डूबेगी, तो आप उस पर भी पैसे लगा सकते हैं। टॉप कंपनीज हो गई RIL, TCS, HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, मुझको तो नहीं लगता है कि डूबेगा। अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से कुछ स्टॉक्स चुन सकते हैं, और 7-8 साल के लिए जिसका आपको लगे कि 7-8 साल के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा ये अगले 8 साल में, हाँ अगले साल ही बढ़ेगा घटेगा ये आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई स्टॉक है बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है उसका अपने सेगमेंट में, तो वो स्टॉक आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं अगर आपका 7 से 10 साल से ऊपर का गोल है इन्वेस्टमेंट का। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो। अगेन समराइज करूं तो आपका इन्वेस्टमेंट आपके गोल से जुड़ा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी 4 साल तक ही पैसे लगाने हैं, 0 से 4 साल के बीच में आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत आ सकती है, तो आप लिक्विड फंड में पैसे डालें, आर्बिट्राज फंड में पैसे डालें, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं या FD करा सकते हैं। बैंक आपको 2 से 3% इंटरेस्ट देगा, यहाँ पे मिनिमम आपको
आफ्टर टैक्स 6% 5% तो मिल ही जाएगा। तो बैंक से डबल रिटर्न आराम से मिल जाएगा। मिड टर्म गोल्स के लिए अगर 4 से 7 साल के तक आप कमिट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको पैसा निकालना होगा। 4 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 7 साल के पहले आपको पैसे निकालने हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि आप हाइब्रिड फंड में पैसे डालें। आपको इक्विटी का भी एक्सपोजर मिलेगा और आपका रिस्क भी थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये हाइब्रिड इन नेचर है। फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी आप पैसे लगा सकते हैं। इंडेक्स फंड वुड बी अ बेटर चॉइस। बहुत अच्छा रिटर्न देता है ओवर द ईयर्स। 4-5 ईयर्स में आपको रिटर्न 12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया। गोल्ड को हेजिंग की तरह आप जरूर यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड में 10% से ऊपर मैं नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि रिटर्न ओवर द पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है कंपेयर टू इक्विटी। लॉन्ग टर्म गोल्स, जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, 7 साल से ऊपर आप कमिट कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट श्योरली आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाइए। जो लार्ज कैप मार्केट है, जैसे रिलायंस का हमने एग्जांपल लिया, 20 ट्रिलियन की कंपनी है, ये एक ही बार 10 साल में 10 गुना नहीं बढ़ सकती है। हो सकता है कोई स्मॉल कैप कंपनी 10 साल में 100 गुना भी बढ़ जाए। तो कहने का मतलब है कि आप ज़रूर ट्राई करें मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आपके पास 8-10 साल का टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप कमिट कर सकते हैं 10 साल, तो आप ज़रूर मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने पोर्टफोलियो को एक्सपोजर दें। फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ। एक आपको मीडियम रिटर्न देगा, एक हाई रिटर्न देगा। एक मीडियम रिस्क है और एक हाई रिस्क है, तो दोनों एक दूसरे को के पूरक हैं। जिस स्टॉक में आपको 100% कॉन्फिडेंट है कि ये स्टॉक कंट्री का सबसे बड़ा स्टॉक है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, हर तरह से अच्छा है, आप उसके प्रोडक्ट से बहुत खुश हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च करें उसके बारे में, और अगर आप श्योर हैं तो 10 साल का कमिटमेंट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उस स्टॉक को करें। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो की लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं कि लगाया और बिल्कुल छोड़ दिया। देखिए, अगर आपको पैसे बस लगाने और छोड़ देना है, जो बहुत लोग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो श्योरली मॉनिटरिंग इसकी बहुत ज़रूरी है। मॉनिटर करते रहिए। मॉनिटर करते एक छोटे से रिस्क के कारण आप पैसा विड्रॉ मत करिए, बट एटलीस्ट मॉनिटर करते रहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें। जो भी आपको फीडबैक में लगता है, कमेंट के रूप में अपना फीडबैक दें, बताएं जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।